कहानी की शुरुआत होती है सन 2078 में। एनईबी कॉरपोरेशन पिछले 50 सालों से जाने पहचाने सारे सोलर सिस्टम्स की माइनिंग पर कब्जा जमा कर बैठी है। 20 साल पहले सीरियस 6B पर एनईबी को एक नया पदार्थ मिला है जिसका नाम बेरेनियम है। ये दुनिया की एनर्जी क्राइसिस खत्म कर सकता है, लेकिन इसकी माइनिंग ने खतरनाक रेडिएशन और प्रदूषण को जन्म दे दिया। माइनर्स और साइंटिस्ट्स की एक फेडरेशन जिसे अलायंस कहा जाता है, उन्होंने एनईबी से माइनिंग रोकने की बात की, लेकिन जवाब में एनईबी ने जंग छेड़ दी। इस संघर्ष ने अर्थ पर भी कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दी, पर असल लड़ाई सिर्फ सीरियस 6B पर ही लड़ी गई। धीरे धीरे एनईबी ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रेडिएशन की वजह से प्लैनेट की ज्यादातर आबादी मर गई। बहुत सारे माइनर अपनी जान गंवा बैठे। अब जंग के 10वें साल में सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। एक बंकर के अंदर कुछ माइनर्स सिगरेट्स पर जुआ खेल रहे हैं। तभी सिक्योरिटी कैमरास पर उन्हें कुछ हरकत दिखाई दी। उन्होंने देखा कि एक एनईबी सोल्जर उनकी तरफ बढ़ रहा है। जब वो काफी पास आ गया तब भी किसी ने गोली नहीं चलाई, क्योंकि सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक एक बहुत तेज चीख जैसी आवाज गूंजी। जमीन के नीचे कुछ बहुत तेजी से हिलता हुआ दिखाई दिया। सोल्जर ने तुरंत अपनी बंदूक से उस पर फायरिंग की, लेकिन एक के बाद एक कई और जीव रेत के नीचे से निकल आए। इन अजीबोगरीब जीवों को स्क्रीमर्स कहते हैं। उनकी चीखने वाली आवाज इतनी तेज है कि सोल्जर के कान तक दर्द करने लगे। वो लगातार गोलियां चलाता रहा, लेकिन स्क्रीमर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब सोल्जर ने अपनी जेब से एक सिलेंडर निकाला। जैसे ही उसने सिलेंडर दिखाया, एक स्क्रीमर रेत से उछलकर निकला और उसका हाथ काट दिया। फिर दूसरे ने उसकी टांग अलग कर दी। आखिर में स्क्रीमर्स ने मिलकर उसे मार डाला। बंकर के अंदर ये देखकर कुछ लोग रो पड़े और कुछ उल्टी करने लगे। इसी दौरान चक वहां पहुंचा। उसने कहा कि अगर स्क्रीमर्स ना होते तो अलायंस ये जंग कब की हार चुका होता। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही है, एक एनईबी सोल्जर अकेला बंकर के पास क्यों आया? एक माइनर ने अंदाजा लगाया कि शायद वो चाहता है कि लोग उस सिलेंडर को देखें। चक ने सिलेंडर लाने का फैसला किया। उसने अपनी कलाई पर पहना हुआ ब्रेसलेट चालू किया जो स्क्रीमर्स को दूर रखता है, और बंकर से बाहर निकल गया। जब तक वो पहुंचा, सोल्जर की कटी हुई टांग रेत के नीचे घसीटी जा चुकी है। कुछ ही पलों में पूरी लाश भी रेत के नीचे गायब हो गई। जब स्क्रीमर्स उसका कटा हुआ हाथ भी ले जाने लगे, चक ने फायरिंग करके उन्हें भगा दिया। फिर उसने सिलेंडर उठाया और देखा कि वो अलायंस के लिए एक संदेश है। थोड़ी देर बाद चक सिलेंडर लेकर कमांडर जोसेफ के पास पहुंचा। उसने बताया कि 6 महीने से किसी एनईबी सोल्जर को नहीं देखा गया, इसलिए ये सब बहुत अजीब लग रहा है। जोसेफ सिलेंडर खोल नहीं पाया। कुछ देर बाद सिलेंडर खुद ही खुल गया और उसमें से संदेश बाहर आ गया। संदेश एनईबी आर्मी के मार्शल की तरफ से है। उसमें शांति वार्ता की मांग की गई है। चक को ये अच्छी खबर लगी, लेकिन जोसेफ को पूरा मामला एक जाल जैसा लगा। इसके बाद जोसेफ ने कम्युनिकेशन ऑफिसर को अर्थ पर संदेश भेजने को कहा ताकि पूछा जा सके कि आगे क्या करना चाहिए। ऑफिसर ने बताया कि इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर एक ट्रांसपोर्ट शिप उतरने की परमिशन मांग रही है। ये बात और भी अजीब है क्योंकि बंकर शिपिंग रूट से बहुत दूर है। जोसेफ ने कहा कि पहले पता लगाओ उनकी इमरजेंसी क्या है। तभी जोसेफ और चक ने नोटिस किया कि मार्शल के संदेश के साथ एनईबी कमांड पोस्ट का एक नक्शा भी भेजा गया है। जोसेफ को फिर भी सब कुछ गलत लग रहा है। उसके मॉनिटर्स दिखा रहे हैं कि एनईबी की तरफ से 2 हफ्तों से कोई रेडियो सिग्नल नहीं आया। कुछ समय बाद सेक्रेटरी ग्रीन का हॉलोग्राम संदेश आया। उसने बताया कि एनईबी ने सीज फायर मांगा है और शायद जंग खत्म होने वाली है। एक दूसरे प्लेनेट पर पेरिनियम नाम का एक दूसरा एलिमेंट मिल गया है जो रेडिएशन पैदा नहीं करता, इसलिए एनईबी वहां माइनिंग शुरू कर सकती है। लेकिन तभी हॉलोग्राम टूटने लगा। रेडिएशन से भरे डस्ट स्टॉर्म ने सिग्नल में रुकावट पैदा कर दी। कुछ बटन्स दबाने के बाद तस्वीर वापस आई, लेकिन संदेश का एक हिस्सा खो गया। जो हिस्सा सुनाई दिया उसमें ग्रीन कह रहा है कि किसी भी हालत में एनईबी बेस से संपर्क मत करना, वरना शांति की कोशिश खतरे में पड़ सकती है। तभी चेतावनी मिली कि डस्ट स्टॉर्म बंकर के पास पहुंचने वाला है। सबने तुरंत एक खास लाल सिगरेट जलाई जो रेडिएशन से बचाने में मदद करती है। अचानक पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी। बिजली चली गई, फर्नीचर इधर उधर गिरने लगा और लोग घबरा कर बाहर दौड़ पड़े। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वही ट्रांसपोर्ट शिप पास में क्रैश हो गई है।
कुछ लोग आग बुझाने लगे जबकि कुछ बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए शिप के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचकर उन्हें पता चला कि ये कोई आम कमर्शियल शिप नहीं है। अंदर बैठे लोग सिविलियंस नहीं हैं। ज्यादातर लोग मर चुके हैं, लेकिन मलबे के नीचे एक आदमी जिंदा मिला। इस आदमी का नाम एस है। जब कार्गो चेक किया गया तो सब और भी ज्यादा चौंक गए। अंदर हथियारों के दर्जनों बॉक्सेस पड़े हैं, उनमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी है। सबने एस को बंकर ले जाने का फैसला किया क्योंकि उसके पास स्क्रीमर्स से बचने वाला ब्रेसलेट नहीं है। लेकिन रास्ते में एस अचानक वापस शिप की तरफ भाग गया। वो अपना डिस्क मैन लेने गया है। जैसे ही वो शिप के पास पहुंचा, स्क्रीमर्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। क्रू ने लगातार फायरिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर भी एक स्क्रीमर शिप तक पहुंच गया और उसने धातु को काटकर अंदर से एक लाश चुरा ली। डिस्क मैन मिलते ही एस भागा, लेकिन एक उछलता हुआ स्क्रीमर उसके सामने आ गया। एन मौके पर जोसेफ ने गोली चलाकर स्क्रीमर को खत्म कर दिया और एस की जान बचा ली। वापस बेस पर जाकर जब उसने स्क्रीमर की जांच की तो पता चला कि ये एक नया मॉडल है और इसमें पहले से ज्यादा एडवांस चिप लगी हुई है। एस उससे मिलने आया और बताया कि वो गनरी स्पेशलिस्ट है। उसने स्क्रीमर्स के बारे में पूछा तो जोसेफ ने समझाया कि अलायंस ने उन्हें अर्थ पर बनाया है ताकि ये जंग खत्म की जा सके। जब एस ने मशीन को छूने की कोशिश की, उसे तुरंत हाथ पीछे खींचना पड़ा। जरा सी लापरवाही उसकी उंगलियां काट सकती थी। जोसेफ को और चिंता तब हुई जब उसने डेटा देखा। डेटा से पता चला कि स्क्रीमर ने खुद को मॉडिफाई किया है, यानी ये मशीन्स अपने आप को बेहतर बना रही हैं। थोड़ी देर बाद चक भी आ गया। उसने एस को बताया कि क्रैश हुई शिप असल में सिविलियन शिप होने का नाटक कर रही थी और उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर भी है। एस को इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन उसने एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। उसके मुताबिक शिप में मौजूद लोग ट्राइटन आईवी जा रहे हैं ताकि एनईबी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी जा सके। ये सुनकर जोसेफ ने ग्रीन के संदेश का जिक्र किया। तब एस ने कहा कि ग्रीन तो 2 साल पहले मर चुका है। ये सुनते ही जोसेफ गुस्से से भर गया और एस को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जोसेफ और चक के बीच बहस हुई। चक को एस की बात पर यकीन नहीं है। उसका कहना था कि अगर अलायंस ने सच में हमें छोड़ दिया है तो अब तक राशन और बाकी सामान कैसे मिल रहा है। जोसेफ चिल्लाया और बोला कि सच को स्वीकार करो, उन्हें धोखा दिया गया है, सबको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। उसका मानना है कि एनईबी मार्शल को भी ये सच पता चल गया है, इसीलिए उसने शांति का संदेश भेजा। आखिरकार जोसेफ ने खुद एनईबी बेस जाकर सच जानने का फैसला किया। चक साथ चलना चाहता है, लेकिन जोसेफ ने उसे बंकर का नया नेता बना दिया। सफर में जोसेफ के साथ सिर्फ एस जाने वाला है। रवाना होने से पहले चक ने अपना ब्रेसलेट एस को दे दिया। उसने समझाया कि स्क्रीमर्स जिंदा लोगों की धड़कन पहचान कर हमला करते हैं। ब्रेसलेट एक ऐसा सिग्नल भेजता है जिससे मशीन्स को लगता है कि पहनने वाले की धड़कन रुक चुकी है। हालांकि कभी कभी रेडिएशन ब्रेसलेट के टर्मिनल्स को खराब कर देती है। दोनों ने अपने हथियार संभाले और बंकर से बाहर निकल पड़े। सफर के दौरान एस अपने डिस्क मैन पर गाने सुनता रहा। दोनों बर्फ से ढके वीरान इलाकों से गुजरते रहे। जब एस ने हवा के बारे में शिकायत की, जोसेफ ने बताया कि रेडिएशन ने पूरे वातावरण को जहरीला बना दिया है। उसने एस को एक लाल सिगरेट दी जो रेडिएशन के असर से बचाने में मदद करती है। रास्ते में उन्होंने दूर से पुरानी खदानों को देखा। जोसेफ ने उदासी भरी नजर से उनकी तरफ देखा और कहा कि एक समय यही खदानें पूरी गैलेक्सी का सबसे मुनाफा देने वाला व्यापार हुआ करती थीं। कुछ देर बाद जोसेफ और एस उस बर्बाद शहर तक पहुंचे जिसे एनईबी ने बमबारी करके मिटा दिया है। हमला अलायंस पर करना था, लेकिन उसमें हजारों आम लोगों की जान चली गई। रास्ते में जोसेफ ने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो 20 साल पहले इस ग्रह पर एक खान मजदूर के रूप में आया था। उस समय वो और उसके साथी एनईबी के लिए काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खनन करना बंद कर दिया और विरोध शुरू कर दिया। 4 साल तक तनाव बना रहा। आखिरकार एनईबी ने पूरे इलाके पर बॉम्ब गिरा दिए। तब से जोसेफ और उसके लोग बंकर में छुपे हुए जी रहे हैं। तभी अचानक एक तेज चीख जैसी आवाज गूंजी। एस ने पलट कर देखा तो एक स्क्रीमर बर्फ के नीचे एक मरे हुए चूहे को घसीट कर ले जा रहा है। उसने तुरंत गोली चला दी। स्क्रीमर भाग निकला और जोसेफ ने उसे रोकने की कोशिश की। एस को समझ नहीं आया कि स्क्रीमर्स मरे हुए जानवरों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। जोसेफ ने बताया कि सड़ते हुए मांस से मीथेन गैस निकलती है और स्क्रीमर्स उसी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी तैयारी जमीन के नीचे होती है। पूरी प्रक्रिया अपने आप चलती है और अब ये मशीन्स खुद को खुद बना रही हैं।
ये कैसे हो रहा है इस बारे में कोई नहीं जानता। ये बात सुनकर एस काफी डर गया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत जमीन पर लेट गए और अपने हथियार तैयार कर लिए, लेकिन सामने एक छोटा सा लड़का निकला जो एक टेडी बेयर पकड़े हुए है। जोसेफ उसके पास गया और उससे बात की। लड़के का नाम डेविड है। उसने बताया कि वो शहर के खंडहरों में अकेला रहता है, खाने का जुगाड़ करके जिंदा है, लेकिन क्या खाता है ये उसने नहीं बताया। उसका कहना है कि वो स्क्रीमर्स से छुप कर बच गया है। डेविड ने उनसे गुजारिश की कि उसे अपने साथ ले चलें। पहले जोसेफ ने मना कर दिया। उसने उसे थोड़ा खाना दिया और वादा किया कि 2 दिन बाद लौटते वक्त उसे साथ ले जाएगा, लेकिन एस का दिल पिघल गया। डेविड भी लगातार विनती करता रहा। आखिर में जोसेफ मान गया और लड़के को साथ ले लिया। रात होने पर तीनों एक पुरानी इमारत में रुक गए और आग जलाकर आराम करने लगे। जोसेफ ने बंकर से संपर्क किया। उसे पता चला कि वहाँ एक नया मेहमान आया है, लेकिन संकेत कमजोर है, इसलिए बात ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। थोड़ी देर बाद जोसेफ ने जमीन से एक पत्थर उठाया। अचानक उस पत्थर में पैर और सिर निकल आए। जोसेफ चौंक गया। डेविड हंस पड़ा और उस अजीब से कीड़े को हटा दिया। दरअसल वो पत्थर नहीं, एक छोटा जीव है। बाद में एस ने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। उसने स्क्रीमर्स से बचने वाला ब्रेसलेट उतार दिया और अपने म्यूजिक डिवाइस को हाईटेक चश्मों के साथ जोड़ दिया। कुछ ही देर में एक स्क्रीमर कमरे के अंदर घुस आया। एस को तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो तो समय रहते जोसेफ ने उसे बचा लिया। फिर उसने तुरंत गोली चलाकर स्क्रीमर को खत्म कर दिया। जोसेफ को हैरानी हुई कि एस ने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी। जब उसने चश्मे चेक किए तो पता चला कि एस भैया तो छुप के लुच्ची फिल्में देख रहे हैं। ये देखकर जोसेफ बहुत गुस्सा हुआ। उसने चश्मे तोड़ दिए और एस को डांटते हुए तुरंत ब्रेसलेट वापस पहनने को कहा। जब जोसेफ ने मरे हुए स्क्रीमर की जांच की तो उसने देखा कि उसका आकार किसी जानवर जैसा है और उसके अंदर एक नई तरह की चिप लगी हुई है। इससे साफ है कि स्क्रीमर्स लगातार बदल रहे हैं और भी खतरनाक बनते जा रहे हैं। अगली सुबह सफर फिर शुरू हुआ। अब एस के पास म्यूजिक नहीं है, इसलिए वो लगातार बातें करता रहा। काफी देर बाद वो एक पुरानी रिफाइनरी तक पहुंचे। जोसेफ ने आसपास दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक छिपकर बैठे कुछ सैनिकों ने डेविड पर गोली चला दी। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन उसका घाव देखते ही सबके होश उड़ गए। उसके शरीर के अंदर मांस और खून नहीं, बल्कि मशीन के पुर्जे हैं। सच सामने आ गया। डेविड कोई इंसान नहीं है, वो एक नई पीढ़ी का स्क्रीमर है। जोसेफ ने उसके अंदर लगी चिप निकाल ली। जैसे ही चिप बाहर आई, डेविड ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। एस ने तुरंत उस पर निशाना साध लिया, लेकिन डेविड ने बिजली की रफ्तार से बंदूक पकड़ ली और गोली का रुख बदल दिया। इस दौरान उसका एक हाथ उड़ गया। तब 2 एनईबी सैनिक सामने आए। उनके नाम बेकर और रॉस हैं। उन्होंने बताया कि स्क्रीमर सब बहुत चालाक हो चुके हैं। वो बच्चों का रूप लेकर खुद को मासूम दिखाते हैं ताकि बाकी इंसान उन्हें बेस तक ले आए। फिर मौका मिलते ही वो सबको मार देते हैं। रॉस को शक हुआ कि जोसेफ जानबूझकर डेविड को साथ लाया है, लेकिन जोसेफ ने कसम खाकर कहा कि उसे सच्चाई का बिल्कुल पता नहीं है। फिर उसने शांति का संदेश उन्हें दे दिया। बेकर ने संदेश पढ़ा और जोसेफ और एस को बंकर ले जाने का फैसला किया। रॉस इस बात से खुश नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। सब लोग हवा के रास्ते वाली सुरंगों का इस्तेमाल करके इमारत के अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही जोसेफ ने अपने बंकर से संपर्क करने की कोशिश की। वो उन्हें बताना चाहता है कि स्क्रीमर्स अब बच्चों का रूप लेकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन संकेत में इतनी रुकावट है कि उसका संदेश पहुंच ही नहीं सका। जब सब लोग थोड़ा शांत होकर बैठे तब बात फिर डेविड पर आ गई। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी। तभी जेसिका बीच में आई और कहा कि वैसे ही कम इंसान बचे हैं और मार दो एक दूसरे को। इसके बाद जोसेफ ने जेसिका से अकेले में बात की। जेसिका ने बताया कि स्क्रीमर्स की फौज बहुत बढ़ चुकी है। उन्होंने ज्यादातर सैनिकों को मार दिया है। यहाँ पर अब कोई हाई लेवल कमांडर शायद बचा भी नहीं है। अगर कोई होगा भी तो वो शायद कमांड बंकर में छुपा हुआ है। उसने जोसेफ से वादा किया कि मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे सुरक्षित धरती तक पहुँचाना होगा। इस पर जोसेफ ने हताश होकर कहा कि पृथ्वी ने तो शायद हमें भुला दिया है। वो उसे पृथ्वी तक ले जाने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने बंकर तक जरूर ले जाएगा। जेसिका ने ये बात मान ली। बाद में जोसेफ की मुलाकात एस से हुई। एस आसपास की जगह देख रहा है और उसने कई खतरनाक हथियार ढूंढ निकाले जिनमें प्लूटोनियम भी है।
लेकिन जोसेफ ने उसे याद दिलाया कि अलायंस कभी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती। इसके बाद पूरा समूह एक लिफ्ट में बैठा जो उन्हें मेंटेनेंस टनल तक ले गई। रास्ते में अचानक कोई आवाज सुनकर रॉस घबरा गया, लेकिन वो सिर्फ कुछ चूहे निकले। बेकर ने उसका मजाक उड़ा दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें छत में एक लोहे की जाली मिली। जैसे ही उसे खोला गया, एक लाश ऊपर से नीचे आ गिरी। सबने उसी रास्ते से अगले तल पर पहुंचने के लिए जाली का इस्तेमाल किया और फिर एक सीढ़ी चढ़कर कमांड सेंटर तक पहुंच गए। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। हर तरफ खून ही खून है, लेकिन एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आया। ये देखकर रॉस टूट गया। उसे लगने लगा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गुस्से और डर में उसने टेबल पर रखी चीजें इधर उधर फेंकनी शुरू कर दी। जोसेफ ने उसे रोकने के लिए हवा में गोली चला दी और एस को आदेश दिया कि अगर रॉस ने फिर शोर मचाया तो उसे गोली मार देना। फिर जोसेफ ने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अर्थ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बार बार गलती का संदेश आता रहा। उसी वक्त एक स्क्रीमर कमरे में घुस आया। सब लोग सर्वर के पीछे छिप गए। सबकी हैरानी के बीच वो स्क्रीमर कंप्यूटर पर चढ़ा और अपनी पूंछ जैसी तार मशीन से जोड़ दी। ऐसा लग रहा है जैसे वो कंप्यूटर से जानकारी निकाल रहा हो। कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। जैसे ही सब बाहर निकले, स्क्रीमर ने रॉस को महसूस कर लिया, पर तभी एस ने उसके सामने खड़े होकर उसके शरीर को ढक लिया ताकि उसके ब्रेसलेट की वजह से वो दोनों बच जाएं। इस वजह से स्क्रीमर उन्हें पहचान नहीं सका और फिर से लौट गया। लेकिन जैसे ही एस एक कदम पीछे हटा, स्क्रीमर ने तुरंत हमला कर दिया। सबने मिलकर उस पर गोलियां चला दी और उसे खत्म कर दिया। मगर इस गोलीबारी में कंप्यूटर भी टूट गया। बत्तियां बुझ गईं और अंधेरे में डेविड की आवाज गूंजी, मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। जोसेफ ने एस को सबको लेकर बाहर निकलने को कहा, जबकि वो खुद कंप्यूटर के पास रुक गया। काफी कोशिश के बाद उसने कंप्यूटर दोबारा चालू कर लिया और स्क्रीमर की चिप को स्कैन किया। इससे उसे स्क्रीमर के गुप्त रिकॉर्ड मिल गए। अंधेरे में दो डेविड घूम रहे हैं और जोसेफ उनकी बातें सुन सकता है। साथ ही वो अलग अलग स्क्रीमर मॉडल की जानकारी देख रहा है। तभी एक डेविड उसके काफी करीब आ गया। अचानक उसका मासूम चेहरा बदल कर एक डरावने राक्षस जैसा हो गया। जोसेफ ने बिना देर किए गोली चला दी और वहां से भाग निकला। उधर लिफ्ट के पास एस जोसेफ का इंतजार करना चाहता है, लेकिन रॉस ने मना कर दिया। टनल में भागते वक्त जोसेफ बार बार गिर रहा है। हर तरफ डेविड की आवाज गूंज रही है और लग रहा है कि वो उसके और करीब आता जा रहा है। एक पल के लिए जोसेफ तब और घबरा गया जब एक चूहा उसके कंधे पर चढ़ गया और किसी की परछाई उसके पीछे नजर आई, लेकिन वो एस है। दोनों जान बचाकर दौड़ते रहे। उनके पीछे स्क्रीमर की चीख जैसी आवाजें गूंज रही हैं। दरवाजा बंद करने के बाद वो लिफ्ट की तरफ भागे। बाकी लोग पहले ही जा चुके हैं और लिफ्ट बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही है। इसी बीच स्क्रीमर दरवाजे को जोर जोर से हिलाने लगे। आखिरी पल पर लिफ्ट पहुंच गई और उसके अंदर जेसिका मौजूद है। जोसेफ और एस तुरंत उसमें चढ़ गए और बच निकले। अगले लेवल पर पहुंचकर सब दोबारा इकट्ठा हुए। जोसेफ ने कंप्यूटर में देखी हुई बात सबको बताई। डेविड असल में टाइप 3 स्क्रीमर है और रेप्टाइल टाइप 1। इसका मतलब है कि एक और प्रकार का स्क्रीमर मौजूद है जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा है। जेसिका और दूसरों ने समझाया कि टाइप 2 एक घायल सैनिक की तरह दिखता है जो मदद के लिए रोता और पुकारता है। कुछ महीने पहले तक ऐसे स्क्रीमर नजर आते थे, लेकिन अब वो गायब हो चुके हैं। तब बेकर को एक बात याद आई। टाइप 2 बहुत कम बोलता है। उसने तुरंत रॉस पर शक जताया और कहा कि शायद वही टाइप 2 है। रॉस घबरा गया और बंदूक उठाने लगा, लेकिन उससे पहले ही बेकर ने उसकी छाती में चाकू फेंका ताकि पता चल सके कि वो इंसान है या मशीन। एस ने भी बेकर की बात का समर्थन किया क्योंकि उसे याद आया कि रॉस ने सबके साथ विस्की नहीं पी थी। लेकिन जब जोसेफ ने रॉस के सीने से चाकू निकाला तो उसमें से खून बह निकला। रॉस इंसान है। बेकर ने डर और शक में एक निर्दोष आदमी की जान ले ली थी। अब शक की सुई बेकर की तरफ मुड़ गई। जेसिका ने कहा कि उसने बेकर को सिर्फ 2 दिन पहले देखा है। उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेकर ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसे शक है तो गोली चला दे, लेकिन जेसिका गोली नहीं चला सकी। आखिरकार ग्रुप उस इमारत से बाहर निकल गया। जोसेफ ने बंकर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बेकर ने रॉस की मौत के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। उसका कहना है कि वो सिर्फ एक गलती थी। ये सुनकर जोसेफ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बेकर को खुद मार देगा। कई घंटों तक बर्फीली जमीन पर चलने के बाद आखिरकार सब लोग अलायंस बंकर तक पहुंच गए। यहाँ जोसेफ ने किसी तरह चक से संपर्क किया। उसने चक से बाहर आने को बोला, लेकिन चक बस एक ही बात दोहराता रहा कि जोसेफ अंदर आ जाए। ये बात जोसेफ को थोड़ी अजीब लगी।
उसे शक हुआ, इसलिए उसने बंकर का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही दरवाजा खुला सबके होश उड़ गए। अंदर से एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे डेविड बाहर निकले। हर एक के हाथ में वही टेडी बेयर है। ये देखते ही टीम ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक एक करके उन बच्चों जैसे दिखने वाले स्क्रीमर्स को गिरा दिया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन के नीचे से असली स्क्रीमर्स भी निकल आए। अब सबको दो तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। जब डेविड्स बहुत पास आ गए तो टीम ने फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल किया और उन्हें पिघलाना शुरू कर दिया। फिर भी बंकर के अंदर से और ज्यादा डेविड्स निकलते ही रहे। तब जोसेफ ने एस से कहा कि तुम कमांड सेंटर से एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आए थे ना, वो जल्दी से मुझे दो। अगले ही पल जोसेफ ने बंकर पर निशाना लगाया और धमाका कर दिया। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा बंकर उड़ गया और धमाके की ताकत से सब लोग बेहोश हो गए। सुबह एस की आंख खुली। उसने बेकर की आवाज सुनी जो मदद मांग रहा है। एस तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा बेकर ने सच बता दिया। वो इंसान नहीं, एक स्क्रीमर है। उसने एस को जोर से पकड़ लिया और अपनी ताकत से उसे कुचल दिया। जब तक जोसेफ होश में आया तब तक एस मर चुका है। बेकर ने उसकी लाश को एक तरफ फेंका और जोसेफ पर हमला कर दिया। जोसेफ ने गोली चलाकर बेकर के चेहरे का एक हिस्सा उड़ा दिया, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसी बीच जोसेफ को ज्यादा ताकतवर गोलियां मिल गईं। इस बार उसने बेकर पर फिर से गोली चलाई और उसका शरीर दो टुकड़ों में फट गया। इसके बाद जोसेफ ने जेसिका को बताया कि अलायंस का एक इमरजेंसी एयरक्राफ्ट पहाड़ों में छुपा हुआ है। अगर वो उसे ढूंढ लें तो धरती पर लौट सकते हैं। रवाना होने से पहले जोसेफ ने बेकर के अंदर लगा एक चिप निकाला। उस पर कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जो वो पहचान नहीं पाया। जब जेसिका ने चिप देखने को कहा तब जोसेफ ने अचानक उसके हाथ पर छुरी से हल्का सा काट दिया। जख्म से खून निकला। ये देखकर जोसेफ को यकीन हो गया कि जेसिका इंसान है। उसने तुरंत उसका हाथ बांधा और माफी मांगी। उसने कहा कि उसे पक्का करना जरूरी है कि वो स्क्रीमर नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को किस किया। अब दोनों ने मिलकर स्पेसक्राफ्ट की तलाश शुरू की। ठंड बहुत खतरनाक है। एक वक्त ऐसा भी आया जब जेसिका ने हार मान लेने की बात कही, लेकिन जोसेफ ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा कि अब उसके पास जेसिका के सिवा कोई नहीं बचा और वो उसे घर ले जाने का वादा कर चुका है। काफी देर बाद जोसेफ को बर्फ के नीचे एक कंट्रोल पैनल मिला। उसने बटन दबाया और पहाड़ के अंदर छुपा एक बड़ा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त भंडार है जहां इमरजेंसी स्पेसक्राफ्ट रखा हुआ है। जेसिका नीचे जाने वाले लिफ्ट से व्हीकल पिट की तरफ चली गई, जबकि जोसेफ ने सिस्टम चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई बटन काम नहीं कर रहा है। इसलिए वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और पावर बॉक्स खोलकर तार ठीक करने लगा। जैसे ही उसने तार जोड़े एक काउंटडाउन शुरू हो गया। तभी किसी ने पीछे से आकर जोसेफ को जोर से मुक्का मारा। जोसेफ ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। उसके सामने चक खड़ा है। चक ने उसका हथियार दूर फेंक दिया और बोला कि हर किसी को अकेला मरना चाहिए। इतना कहकर उसने जोसेफ को किनारे से नीचे धक्का दे दिया। खुशकिस्मती से जोसेफ क्रेन को पकड़कर लटक गया और बच गया, लेकिन चक भी उसके पीछे आ गया। तब सबसे बड़ा राज सामने आया। चक ने बताया कि वो भी एक स्क्रीमर है। टाइप 2 स्क्रीमर्स इंसानों का चेहरा अपना सकते हैं। इसी तरह असली चक और मार्शल को मार दिया गया है। जो संदेश जोसेफ को मिला है वो भी नकली है। दोनों के बीच क्रेन पर खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। चक ने जोसेफ को गिराने की कोशिश की, फिर अपने पैर उसकी गर्दन के चारों तरफ लपेटकर उसका गला दबाने लगा। साथ ही उसकी मरी हुई पत्नी का मजाक उड़ाने लगा। जोसेफ ने जेब से छुरी निकाली और चक को घोंप दिया, लेकिन उससे भी कुछ खास नहीं हुआ। तब जोसेफ ने एक तार छुरी से जोड़ दिया। तेज बिजली ने चक के अंदर एक शॉर्ट सर्किट कर दिया और वो नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते हुए वो जैसे ही सुरक्षा लेजर से टकराया तो उसका शरीर राख में बदल गया। जोसेफ क्रेन के सहारे नीचे उतरा और जेसिका से जा मिला, लेकिन नीचे पहुंचकर एक और बुरी खबर मिली। स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की जगह है। जोसेफ ने जेसिका को किस किया और उसे स्पेसक्राफ्ट में बैठने को कहा, लेकिन जेसिका ने मना कर दिया। तभी उनके पीछे से एक और जेसिका सामने आ गई। ये देखकर जोसेफ सन्न रह गया। दूसरी जेसिका असल में टाइप 4 स्क्रीमर थी। ये इतनी एडवांस मशीन है कि इससे खून भी निकलता है और वो पूरी तरह इंसानों जैसा व्यवहार करती है। गुस्से में जोसेफ ने पहली जेसिका को धक्का दे दिया और खुद स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन दूसरी जेसिका ने उसे पकड़कर दूर फेंक दिया। अगले ही पल पहली जेसिका वापस आ गई और दोनों जेसिकास आपस में लड़ने लगी। दोनों की लड़ाई पूरे पिट में फैल गई। कई बार वो लेजर से टकराई और उनके शरीर के हिस्से जलते और कटते रहे। इसी दौरान जोसेफ चुपके से एक बंदूक तक पहुंच गया।
आखिरकार जेसिका 2 ने जेसिका 1 को छुरी मार कर हरा दिया, लेकिन उसकी जीत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। जोसेफ ने तुरंत उस पर गोली चला दी। मरते वक्त उसने इतनी तेज चीख निकाली कि जोसेफ का संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगा। इसी वक्त स्पेसक्राफ्ट के इंजन चालू हो गए। इंजन की भयानक आग ने जेसिका 2 को अपनी लपेट में ले लिया। कुछ ही पलों में वो जल कर फट गई। जमीन पर पड़ी जेसिका 1 अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने जोसेफ का शुक्रिया अदा किया, ये कहते हुए कि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। ये सुनकर जोसेफ ने उसे एक आखिरी बार चूम लिया। दिल भारी होने के बाद भी जोसेफ स्पेसक्राफ्ट में बैठा और आखिरकार उस नरक जैसे ग्रह को छोड़कर उड़ गया। उसके पास उस दुनिया की बस एक ही याद बची थी, वो टेडी बेयर। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ रहा है, जोसेफ ने अपना ब्रेसलेट उतारा। तभी उस टेडी बेयर ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। जोसेफ को पता भी नहीं है कि वो टेडी बेयर भी एक स्क्रीमर है और अब वो धरती की तरफ जा रहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।